बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेसन में हम बात करने जा रहे हैं मैथ 304 के चंद क्यूज़ हैं। ये जो जेड आर भट्टी की मैकेनिक्स बुक्स है उसमें से मैंने लिए हैं। कल इसका क्यू है, शायद ये आपको कुछ हेल्प आउट करें आपकी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको वीडियो बना के शेयर कर दूँ। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये मैंने जेड आर भट्टी से लिए हैं। अगर शायद आप इन क्वेश्चन में से क्वेश्चन तो ना आए, लेकिन ये कि आपका कंसेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। चलते हैं, अभी हम करते हैं अपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। MCQs को कह द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज़ कॉल्ड इट्स मास है, ठीक है, इसको हम मास कहेंगे। अ बॉडी ऑफ नेग्लिजिबल मास डायमेंशन इज टर्म डैश, यानी कि उसका मास भी नेग्लिजिबल और डायमेंशन भी उसको हम पार्टिकल कहते हैं किसी भी बॉडी का। द कंसेप्ट ऑफ अ पार्टिकल इज़ एन आइडियल वन एंड रिप्रेजेंट अ ज्योमेट्रिकल पॉइंट। हम उसको ज्योमेट्रिकल पॉइंट से एक ज़ाहिर करते हैं, यानी कि हम कहते हैं कि मैंने पॉइंट लगाया है, इसको मैं ये क्या कहूँगा कि ये मेरे पास पार्टिकल है किसी भी बॉडी का। आ बॉडी में बी रिगार्डेड एज एन एग्रीगेटेड ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स से मिलकर एक बॉडी बनती है। आ बॉडी इज सेड टू बी अ रिजिड बॉडी इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू ऑफ इट्स पार्टिकल्स रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि अगर हम उसको प्रेस करें, जो मर्ज़ी उस पर हम फिज़िकल क्वांटिटी अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उसके पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस रिमेन अनचेंज रहे, तो वो बॉडी क्या होती है, हमारे पास सॉलिड होती है। अगर वो चेंज हो जाए डिस्टेंस, तो वो बॉडी सॉलिड नहीं होती। अ बॉडी इज़ सेड टू बी रिजिड बॉडी इफ़ इट्स शेप्स, वो भी शेप भी किसी बॉडी की चेंज ना हो, तो हम उस बॉडी को क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी कहते हैं। अगर उसकी शेप चेंज हो जाए तो वो बॉडी रिजिड बॉडी नहीं रहती। अ बॉडी इज़ सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट्स डैश पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, ये चेंज हो तो हम उसको कह देंगे ये बॉडी मोशन में है। इसी तरह सेकंड का बॉडी सेड टू बी रेस्ट है इफ़ इट्स डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। रेस्ट एंड मोशन ऑफ अ बॉडी आर रिलेटिव कंसेप्ट्स है आपस में। द फिजिकल क्वांटिटी विच चेंज और टेंस टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड, हम इसको फोर्स, किसी भी बॉडी पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसकी क्या होती है, वो चेंज हो जाती है स्टेट और रेस्ट। जो भी मोशन में है तो वो रेस्ट में आ जाएगी, रेस्ट में है तो मोशन में चली जाएगी। द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज़ कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्शन। हाँ, किसी भी फोर्स की नीचे उसी का MCQ आ रहा है। द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये भी एप्लीकेशन ऑफ इस फोर्स का एप्लीकेशन जो पॉइंट है वो कौन सा, A है, ठीक है। इस लाइन को हम बेशक टेंड कर दें तो ये लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है, इस फोर्स की। टू फोर्सेस सिस्टम्स आर सेड टू बी डैश फोर्स सिस्टम्स इफ़ वन सिस्टम कैन बी रिप्लेस्ड बाय द अदर सिस्टम विदाउट डिस्टर्बिंग द इंस्टेंटेनियस स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी। हम इसको इक्वल सिस्टम्स कहते हैं। इफ़ अ फोर्स सिस्टम इज़ इक्विवेलेंट टू अ सिंगल फोर्स R, देन R इज़ कॉल्ड द रिजल्टेंट फोर्स, यानी कि 3-4 फोर्सेस का सिस्टम्स है, वो आप कंप्रेस होकर एक ही फोर्स बना रहा है, जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद द बॉडीज एट रेस्ट इज़ कॉल्ड, हम इसको स्टैटिक्स कहते हैं। ये वाला जो स्टैटिस्टिक्स है ये स्टैट वाला है, जो आम दूसरा हम पढ़ते हैं टेबल्स होते हैं उसमें मीन्स मीडियन मॉड, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद बॉडीज इन मोशन इज़ कॉल्ड डायनामिक्स, डायनामिक्स हम उसको कहते हैं। डैश ट्रीट्स ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ अ मोशन ऑफ बॉडी विद टेकिंग इनटू अकाउंट देयर मास और द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैम, इसको हम काइनेमेटिक्स कहते हैं, ठीक है। डैश इज़ कंसर्न विद द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड द रिजल्टिंग मोशन, इसको हम कहते हैं काइनेटिक्स। अभी काइनेटिक्स और काइनेटिक्स में फ़र्क क्या है कि ये रिलेशनशिप को शो कर रहा है और ये ज्योमेट्री को शो करता है। ये आपने कंसेप्ट अपने ज़हन में रखना है। क्लासिकल मैकेनिक्स इज़ आल्सो नोन एज, हम इसको न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं। डैश मैकेनिक्स इज़ बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, क्लासिकल मैकेनिक्स ही होगी। इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स स्पेस टाइम एंड मास आर डैश कंसेप्ट इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, रिलेटिव कंसेप्ट है। न्यूटन डैश लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, ये तो फर्स्ट लॉ है ऑफ न्यूटन्स का। न्यूटन डैश लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, F=m में, जिसमें एक्सप्रेशन आती है। न्यूटन डैश लॉ ऑफ मोशन जिसमें एक्शन रिएक्शन इक्वल बट ऑपोजिट, ये थर्ड लॉ है। द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी इज़ कॉल्ड इट्स मोमेंटम है।
इसको हम इस तरह शो करते हैं, m इज इक्वल टू मास एंड वेलोसिटी, इनका जो प्रोडक्ट और मोमेंटम होता है। इफ़ अ पार्टिकल ऑफ मास m इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी v, देन इट्स लीनियर मोमेंटम हमारे पास क्या होगा, mv, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू एम ए, जो कि मैंने ऊपर भी बताया था। द फोर्स पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट्स आर कॉल्ड कंकरेंट फोर्सेस, होती हैं जो एक ही पॉइंट में से गुजरें। इसका ये भी कर सकता है कि अगर फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शंस एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो हम उन फोर्सेस को क्या कहेंगे, हम उसको कंकरेंट फोर्स भी कहेंगे। इसका ये एमसीक्यूज भी बन सकता है। लाइन ऑफ एक्शन भी कह सकता है किसी भी फोर्सेस की, अगर वो लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हों, हम फिर कहेंगे कि ये फोर्सेस जो हैं ये हमारे पास कंकरेंट हैं। या वो पास थ्रू कर रही हों एक ही पॉइंट से, फिर भी हम उनको कंकरेंट कहेंगे। द फोर्सेस लेइंग इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर फोर्सेस हैं। फोर्सेस F1 F2, जैसे कि मैंने कहा था कि ये एक ही पॉइंट पर कर रहे हैं, ये कोलिनियर है। और मैंने लाइन ऑफ एक्शन का कंसेप्ट भी आपको दिया था। तो F3 की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये अब बन जाएगी, F2 की हमारे पास ये आ जाएगी, और F1 की हमारे पास ये आ जाएगी। तो अगर आप देखें तो इनकी लाइन ऑफ एक्शन जो है ये भी इंटरसेक्ट कर रही है एक ही पॉइंट पर, तो ये फोर्सेस क्या है हमारे पास, कंकरेंट है। फोर्स P एंड Q हैव ऑफ एक्शन सेम डायरेक्शन में है, डिफरेंट लाइंस हैं, सेम लाइंस हैं, तो ये हमारे पास डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन है। इनका सेम एक्शन भी नहीं होगा, बल्कि ये डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शंस रख रही हैं हमारे पास। ये ऑप्शन है इसका। द एक्शन ऑफ अ गिवन फोर्सेस सिस्टम ऑन अ बॉडी, इफ़ वी ऐड टू और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम देम अनदर फोर्स सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम, रिमेन अनचेंज्ड होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। अगर हम उस फोर्स का द एक्शन ऑफ अ गिवन फोर्स सिस्टम ऑन अ बॉडी डैश इफ़ वी ऐड टू और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, अगर हम दो फोर्स सिस्टम ऑफ फोर्सेज हैं उनको अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो इक्विलिब्रियम की स्टेट में, तो उनका जो होता है वो रिमेन्स अनचेंज्ड होती है। द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी dash be transformed to any other point of the body laying on the line of action of the force without changing its effect can, हम कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने कहा था कि ये अगर P फोर्स इस पॉइंट पर कर रही है तो P की लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो जो P इफ़ेक्ट इस पॉइंट पे कर रही है वही इस पॉइंट पे भी करेगी। लाइन ऑफ एक्शन पे जितने भी पॉइंट हो जाएंगे, बेशक वो ये हो, बेशक ये हो, तो ये सेम इफ़ेक्ट ही करेगी। इसी तरह Q बेशक यहाँ पर वो फोर्स करे, वो सेम इफ़ेक्ट होगा, यहाँ पर भी इसका सेम इफ़ेक्ट होगा, यहाँ पर भी इसका सेम इफ़ेक्ट होगा। ये था इसका कंसेप्ट, इसलिए मैंने कहा चेंज कर सकते हैं हम पॉइंट। The magnitude W of a weight of the particle can be written as, इसको हम mg कहते हैं, मास एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रोडक्ट को हम वेट कहते हैं। When two forces P and Q act on a particle, their resultant R is found to be found by the Newton's first law of motion, Newton's second law of motion, Newton's third law of motion, parallelogram of law of forces। ये parallelogram law है जिसके ज़रिए हम इसकी रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। इफ फोर्स आर एक्स मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, देन द रिजॉल्व पार्ट ऑफ आर अलोंग एक्स एक्सिस, ये हमारे पास आर कॉस थीटा आ जाएगा, ये वाला। इफ़ अ फोर्स आर मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, देन द रिजल्ट ऑफ आर अलोंग वाई एक्सिस, ये आर साइन थीटा है। द रिजॉल्व पार्ट ऑफ आर अलोंग एक्स एक्सिस इज, इसको हम एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास आई यूनिट वेक्टर होता है तो आर क्रॉस आई आ जाएगा। वाई एक्सिस हमारे पास जे होता है तो आर क्रॉस जे वेक्टर ये वाला आ जाएगा हमारे पास। इसका ऑप्शन मैंने गलत लगाया क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा कॉस हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है तो आर डॉट आई आएगा, और वाई एक्सिस के लोग हमारे पास साइन थीटा होता है, तो ये मेरे पास जो है इसका ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, आर क्रॉस जे वाला। द मैग्नीट्यूड ऑफ आर ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स पी एंड क्यू एक्टिंग एट एन एंगल थीटा इज़, तो ये हमारे पास फार्मूला है पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फ़ा के, कॉट टैन और साइन नहीं यूज़ होते। द फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 3 and 5 यूनिट्स एक्ट एट एन एंगल 60, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट,
इसी फार्मूले में अगर आप पुट करें, P आप 3 ले लें और Q आप 5 लें, तो आपके पास इसको फार्मूले से आप करेंगे तो आपके पास 7 आंसर आ जाएगा। आप जब भी Q करने लगे तो आपके पास एक रफ नंबर रजिस्टर और कैलकुलेटर ज़रूर होना चाहिए। द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स P एंड Q इज़, हमारे पास मैक्सिमम क्या होगा, P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर, ये हमारे पास इसका बनेगा कि हमारे पास ये वाला मैक्सिमम आना चाहिए था कॉज अल्फ़ा, यानी कि पैरेलल पे थीटा 0 हो तो ये प्लस 2PQ आता है। तो यहाँ पर इसने प्लस 2PQ दिया नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर उसने गलती कर दी है। P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस 2PQ, ये भी इसके साथ आना था, यहाँ पर इसने ये मिस किया हुआ है। यानी कि अगर आप देखें तो यहाँ पर मैक्सिमम कब होगा, जब ये वाला हमारे पास 1 हो जाएगा। तो 1 कब होता है, कॉज 0 डिग्री पे, तो 2PQ आ जाएगा। और मिनिमम कब होता है, जब ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो सिर्फ P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर मिनिमम होना चाहिए, इसने मैक्सिमम लगाकर यहाँ पर P नहीं दिया हुआ, यानी कि द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स P एंड Q, यहाँ पर मिनिमम ये है। मैक्सिमम के लिए प्लस 2PQ लाजमी आएगा साथ में। इफ़ टू फोर्सेज P एंड Q एक्ट एन एंगल ऑफ अल्फ़ा, दैन द एंगल ऑफ देयर रिजल्टेंट फोर्सेज P, हमारे पास ये वाला इसका फार्मूला है। अभी हमारे पास क्या था, विद P इज़ और विद Q जब हम लेंगे तो फिर हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड विल डैश द एंगल बिटवीन देम, बाइसेक्ट होता है, यानी कि अगर 2 इक्वल फोर्सेज है हमारे पास, एक फोर्स ये है, इसका भी इक्वल है, इसका भी इक्वल मैग्नीट्यूड है, ठीक है, तो ये एंगल को बाइसेक्ट करेगा। रिजल्टेंट जो होगा यहाँ पर भी 45 डिग्री होगा और यहाँ पर भी 45 डिग्री ही होगा, तो ये बाइसेक्ट करता है एंगल को। अभी टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 7 एंड 4 यूनिट्स एक्ट ऑन एन एंगल 60, द एंगल ऑफ देयर रिजल्टेंट हमारे पास क्या होगा। अगर आप इसमें देखें तो विद 7 मैग्नीट्यूड, तो अभी हमने 7 वाला जो है वो ऊपर लेना है, ठीक है, तो 7 हमारे पास यहाँ पर ये वाला है। अभी इसमें देखें, इसमें 7 है लेकिन ये हमारे पास √3 नहीं आ रहा, ठीक है, और इसमें 7 है नहीं, ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल, ये वाला भी है, और ये हमारे पास ये वाला ऑप्शन आता है। इस तरह अगर आपको सवाल आ जाए तो आपने ये देखना है, आपको अगर फार्मूला याद है तो, यानी कि जिसके थ्रू हमारे पास एंगल होता है वो हमारे पास ऊपर आता है। यानी कि ये हमने विद Q लेना था तो Q साइन अल्फ़ा था, ठीक है, तो यहाँ पर हमने विद 7 लेना है तो यहाँ पर 7 आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर हमने क्या लेना है जी, विद 4 मैग्नीट्यूड है, जब 4 ऊपर आएगा तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है, ये भी हमारे पास कैंसिल, ये भी कैंसिल, और ये तो है ही नहीं। अभी ये हमारे पास बचता है, क्योंकि जो होता है हमारे पास साइन 60 डिग्री, वो हमारे पास 3 का √2 होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 4 लगाएंगे तो यहाँ पर 2 इसको 2 कर देगा, तो ये आंसर आएगा। यानी कि आपके पास अगर फार्मूला आपको याद हो आप इजीली ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग परपेंडिकुलर इज, जब परपेंडिकुलर होगा तो ये मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा इसी फार्मूले के तहत, क्योंकि हमारे पास cos 90 0 हो जाता है। द रिजल्टेंट ऑफ 2 कंकरेंट फोर्सेस, तो यहाँ पर ये हमारे पास लैम्डा एंड म्यू लॉ है, उसमें हमारे पास ये रिजल्टेंट आएगा। द फोर्स पी क्यू एक्ट अ पॉइंट O एंड देयर रिजल्टेंट इज R इफ़ एनी ट्रांसवर्सल कट्स द लाइन्स ऑफ एक्शंस, तो ये हमारे पास P/OA प्लस Q/OB, तो ये R/OC आ जाएगा हमारे पास। द नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन फॉर अ पर्टिकुलर टू बी इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्सेस, ये आ जाएगा, तो ये हमारे पास 0 होनी चाहिए, सब सम होना चाहिए हर फोर्सेस का। इफ़ अ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ 3 फोर्सेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्सेस इज़ प्रोपोर्शनल टू द साइन आएगा। ये हमारे पास ला है, लेमिज थ्योरम है ये हमारे पास, ठीक है, नीचे उसने बताया हुआ है कि ये 3 फोर्सेस हैं, ये कंकरेंट है और इक्विलिब्रियम में है, तो ये P हमारे पास आ जाएगा P/sin अल्फ़ा, Q/sin बीटा और R/sin गैमा। तो इन चारों ऑप्शंस में ये वाला बन रहा है हमारे पास। द टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स टू टर्न अ बॉडी अबाउट अ पॉइंट इज़ कॉल्ड मोमेंटम है, और मोमेंटम का हमारे पास फार्मूला है R×F के। द मोमेंटम ऑफ अ फोर्स F अबाउट अ पॉइंट O इज़, मोमेंटम हमारे पास परपेंडिकुलर होगा हमारे पास। द मोमेंटम ऑफ द फोर्स ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ कंकरेंट फोर्सेस अबाउट अ पॉइंट इज इक्वल टू द ऑफ मोमेंटम ऑफ द फोर्सेस अबाउट द
पॉइंट सम होगा हमारे पास, हम इनकी सम कर लेंगे फोर्सेस को। द मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज़ डैश ऑफ द रोटेशन इज़ एंटी क्लॉक। जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी तो हमारे पास मोमेंटम पॉजिटिव होगा, जब क्लॉकवाइज होगी तो तब हमारे पास नेगेटिव होगा। ये इसका ऑप्शन था। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट जो इस वीडियो आपको मिल जाए। शुक्रिया।